नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश में हम लोगों ने शुरू किया था, प्रतिबिंब हमने आपको बता दिया था, ये प्रतिबिंब बता दिया था। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, गोलीय दर्पण बताना है। ठीक है, लेकिन गोलीय दर्पण बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ छोटी सी बातें हैं उसको बता दूं ताकि आप समझ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक निवेदन और आपसे कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर करें। आइए पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं दर्पण। दर्पण है क्या? दर्पण, दर्पण। ठीक है, दर्पण होता है दो तरह के। ठीक है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो कि आपको यही पढ़ना है, गोलीय दर्पण ही पढ़ना है। समतल दर्पण आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लूँगा, अगर सिलेबस में होगा तो मैं आपको समतल दर्पण भी पढ़ा दूंगा। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो गोलीय दर्पण पढ़ना है। अब गोलीय दर्पण भी दो तरीके का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, समझ गए? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, आइए गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण होता क्या है, पहले मैं यहाँ लिख लूँ, गोलीय दर्पण होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा पेन, हाँ ठीक है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दिख रहा है आपको? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिखूँ अगर कि गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। अब इस खोखले गोले का आप अगर मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो खोखला मतलब ये हुआ कि कोई गोला है, गोला। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये वृत्त है, ये इसको वृत्त भी लोग कहते हैं, गोला कह देते हैं, लेकिन गोला और वृत्त में बहुत अंतर है। देखो, वृत्त उसे कहेंगे, आपने सिक्का देखा है, सिक्का एक का, दो का, जो भी एक का सिक्का आपने देखा, तो वो जो सिक्का है, सिक्के का जो आकार है वो वृत्त कहलाएगा। ठीक है, वो वृत्त कहलाएगा। और आपने बॉल देखा, बॉल जो लड़के खेलते हैं, बॉल, फुटबॉल, गेंद, वही, तो वो जो गेंद है वो गोला कहलाएगा। ठीक है, वो स्फीयर कहलाएगा। तो किस गोले की बात हो रही है? खोखले गोले की बात। तो आप एक बॉल, अगर आप का जीवन अगर सामान्य इस धरती पे बीता होगा, बचपना सामान्य बीता होगा, तो आप लोग एक गेंद का नाम जानते होंगे, जंपर। तो जंपर आता है ना, उसके बीच में खोखला होता है। ठीक है, जंपर होता है, जंपर एक गेंद आती है, उसका बीच में खोखला होता है। तो उस जंपर के गेंद को आप मान लीजिए कि वो कांच का गेंद है। ठीक है, मान लीजिए कि कांच का गेंद है वो। ठीक, अब उसको बीच से काटिए या कहीं से काटिए, तो जब उसको काटेंगे तो जो निकलेगा हिस्सा वही गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है,
कहने का मतलब हम आपको खोखला समझाने के लिए जंपर बॉल का उदाहरण लिया हूँ। तो जो जंपर बॉल होता है उसको आप कांच समझ लीजिए कि हाँ वो कांच का एक गेंद है, उसको जब काटेंगे तो क्या दृश्य निकलेगा, क्या देखने को मिलेगा काटने के बाद। हाँ, कहाँ गहरा होगा, कहाँ उठा हुआ होगा, वो सब आप काट के देखिएगा। ठीक है, तो हमने आपको समझा दिया। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, अब ये गोली दर्पण दो तरीके के होते हैं। जो गोली दर्पण हैं वो दो तरीके के होते हैं। यहाँ मैं गोली दर्पण जो है ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, और तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इस अवतल दर्पण को उत्तल दर्पण को कैसे कैसे क्या जानेंगे, आइए हम जानते हैं। ठीक है, हमने ले लिया, ये अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमने ले लिया कोई गोला जो कि कांच का है, कोई गोला ले लिया हमने। ठीक, उसको हमने यहाँ ऐसे काट दिया इसी पर से। ठीक, ऐसे ऐसे इसको कट कर दिया। ठीक, अब कट करने के बाद ये हिस्सा अलग निकल जाएगा, ये हिस्सा अलग निकल जाएगा। देखिए हम यहाँ काट रहे हैं, आप अपने जंपर बाल को याद करिएगा, कोई गेंद को याद करिएगा, चाहे वो प्लास्टिक का गेंद कुछ भी ले लीजिए जो खोखला हो। ठीक है, याद करिए। जब ये निकलेगा तो इसका कैसे निकलेगा, ये जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, ये वाला हिस्सा ऐसे निकलेगा, और ये वाला जो भारी भरकम है ये इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा निकला, ये निकला ना भाई, हमने अलग कर दिया। तो इसी में से कोई भी एक हिस्सा उठा लीजिए। मैं मान लो ये हिस्सा उठा लिया छोटा वाला, मुझे छोटे का ही काम है, मैंने छोटा वाला हिस्सा उठा लिया। ठीक, उठा लिया। अब जिधर हम कलई करेंगे, कलई मतलब जानते हैं, कलई मतलब ये कि किसी तरफ, यानी किसी की तरफ, चाहे इधर चाहे इधर, चाहे खोखला जहाँ साइड है उस तरफ, चाहे उभरा हुआ साइड है उस तरफ, किधर भी कलई कर दें। कलई मतलब उसको पेंट कर दें। पेंट करने के दो तरीका हो सकता है। एक होता है कि पारे का पेंट कर दें, यानी पारे से कलई कर दें उस पर, या एक होता है लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपकी सामान्य ज़िंदगी बीती होगी तो अगर शीशा आपने तोड़ा होगा जो जिसमें आप मुंह देखते हैं, तो उसके पीछे देखिए लाल लाल रंगा होता है। ठीक है, लाल जो जहाँ जिस तरफ मुंह देखते हैं वो नहीं, उसके पीछे जब देखेंगे शीशा तोड़ के तो उसके पीछे देखेंगे कि लाल कलर का एक कलई किया होगा, पेंट किया होगा। ठीक है, समझ गए। तो हम मान लीजिए हमको बनाना है अवतल दर्पण बनाना है, तो इसके उभरे हुए भाग को कलई कर दिया जाए। देखिए हमने कलई कर दिया। अब ये जो धंसा हुआ भाग है, ये धंसा हुआ भाग, यानी जो बॉल था हमारा, बॉल हम काटे तो जो अंदर वाला भाग है वो धंसा होगा, अंदर की धंसा होगा, भाई खोखला तो धंसा होगा, और जो उभरा हुआ बाल था तो उसको हमने कलई कर दिया। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये कलई कर दिए। तो ये अब जो कलई नहीं किए हैं, जो सामने दिख रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, जो सामने दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक, ये हमारा कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ। ये हमारा कहलाएगा क्या, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। समझ गए यहाँ तक, ये कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ जिस तरफ कलई हमने नहीं किया है। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब आइए फिर एक लेते हैं, गोलीय दर्पण लेते हैं। फिर एक, चलिए गोलीय दर्पण यहाँ लेते हैं। अब उत्तर बताते हैं। हमने लिया फिर गोलीय दर्पण, फिर हमने ऐसे काट लिया। ठीक है, मैंने काट लिया कोई हिस्सा, फिर इसको दो भाग में अलग हो जाएगा, जब काटेंगे दो भाग में अलग हो जाएगा। तो फिर हमने लिया, हम ले लेते हैं कोई भी हिस्सा ले लेते हैं, किधर भी, मान लिया यही छोटा वाला हिस्सा ले रहे हैं ताकि आपको डाउट ना हो। ये हिस्सा ले लिया। ठीक, अब देखिए हमने कलई यहाँ अवतल दर्पण में कलई इसका उभरा हुआ भाग किया था। अब कलई हम इसके अंदर वाला भाग कर लेंगे, ऐसे ये अंदर वाला भाग। कलई मतलब समझ रहे हैं ना, हमने बता दिया, इधर कर लिया। अब इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया, ये हो गया, उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक, तो क्या आप समझ गए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आया कहाँ से, आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए ये परावर्तक पृष्ठ इधर है,
अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, यानी जो भीतर धंसा हुआ है उस तरफ है, और उत्तल दर्पण में उभरे हुए भाग पे परावर्तक पृष्ठ है। अगर मैं दोनों का डेफिनेशन या परिभाषा लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? मैं यहाँ लिख दिया हूँ। मैं अगर लिखूँ अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है, पहला बात भाई गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है, ठीक है। यदि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है तो वह अवतल दर्पण कहलाएगा। देखिए ये परावर्तक पृष्ठ जो है ये अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, या ऐसे भी कहते हैं कि धंसे हुए भाग में है, तो ये धंसे हुए भाग में है क्या? परावर्तक पृष्ठ। जो आपका परावर्तक पृष्ठ होगा, जहाँ से लाइट आपका परावर्तन होगा, उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो ये परावर्तक पृष्ठ हमारा इधर है, धंसे हुए भाग में, देखिए धंसा हुआ भाग है, तो जो धंसे हुए भाग में परावर्तक पृष्ठ होगा वो कहलाएगा अवतल दर्पण। और इसी का उल्टा उत्तल दर्पण भी गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का ही एक हिस्सा है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग पर हो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। देखिए इसका उभरा हुआ भाग इधर है, यानी लाइट यहाँ आएगी, यहाँ से परावर्तन होगा, लाइट यहाँ पड़ेगा, परावर्तन यहाँ से होगा, ठीक है। इसमें हमने जो कलई किया है अंदर वाले की तरफ कर लिया, इसमें कलई उभरे हुए भाग पे कर दिया। तो दोनों गोलीय दर्पण का हिस्सा था, दोनों को मैंने काटा, दोनों हिस्सों को अलग अलग रख दिया, एक तरफ को अंदर वाले भाग को कलई कर दिया, एक को उभरे वाले भाग को कलई कर दिया, हमारा बन गया अवतल दर्पण, बन गया उत्तल दर्पण। ज़्यादा कुछ नहीं रटना है, आप ये फिगर समझ जाइए, अपने आप एग्ज़ाम में अगर आ गया तो अपने आप बहुत फास्ट लिखेंगे आंसर इसका, क्योंकि आप समझे हैं, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे, आपको किताबी भाषा रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ गए दोस्तों? तो आइए अब कुछ पढ़ते हैं, इनका कुछ फंक्शन है कि मतलब किसको क्या बोलेंगे, इसका केंद्र कहाँ होगा, इसका फोकस कहाँ होगा, इसका सेंटर कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें। आइए दोस्तों, देखिए हम इसको बना रहे थे तो वीडियो पता नहीं किस कारण से बंद हो गया था, तो मैं ये बना दिया हूँ। तो आइए मैं समझा देता हूँ एक बार। ये हमारा अवतल दर्पण है, मैं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। अवतल दर्पण की बात करने के बाद मैं उत्तल दर्पण के जब बात आपसे पूछूंगा, उत्तल दर्पण का फंक्शन पूछूंगा, तो अब अपने आप खुद ब खुद बताना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये अवतल दर्पण लिया, ये अवतल दर्पण लिया, ये देख लीजिए जो फिगर है, अवतल दर्पण लिया। तो अवतल दर्पण के कैसा होता है, उसके बाद उभरे हुए भाग को हमने कलई कर दिया, देखिए कलई कर दिया यानी पेंट कर दिया, ठीक है। अब ये जो अवतल दर्पण है हमारा, तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक अवतल दर्पण है, तो इसका नाम खुद दे दें, ये मान लीजिए M1 दे दिया, यहाँ M2 दे दिया, ठीक, नाम ये दे दिया। तो M1 और M2 के बीच का जो मध्य पॉइंट होगा, बीचों बीच जो मध्य पॉइंट होगा, वो कहलाएगा पोल यानी ध्रुव, ठीक है, वो कहलाएगा पोल यानी ध्रुव। तो इसको कहेंगे वक्रता का ध्रुव, या वक्र का ध्रुव, या दर्पण का ध्रुव, ठीक है, ये कहलाएगा। अब अगर देखिए हमारा ये दर्पण है, गोलीय दर्पण है हमारा, तो जो गोलीय दर्पण होता है उसका ये बीचों बीच का पॉइंट से इसका केंद्र होगा, ये केंद्र होगा ना, इसके बीचों बीच केंद्र होगा। तो अगर मैं इस अवतल दर्पण को भी ऐसे डॉट 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 ऐसे बढ़ा दूं मैं, तो देखिए एक गोला बन गया, ये भी एक गोला बन गया, एक गोला बन गया। तो इस गोले का भी जो सेंटर होगा, बीचों बीच जो सेंटर होगा, वो सेंटर इस वक्र का, इस दर्पण का त्रिज्या कहलाएगा, इस दर्पण का त्रिज्या कहलाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, यानी सॉरी वक्रता नहीं, वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है, हाँ गलती हो गई, सॉरी। ये मतलब जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, वो कहलाएगा इस वक्र का केंद्र कहलाएगा, यानी वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए इस सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाता है ना, यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाता है। चाहे ये ऐसे खींच लिया जाए, चाहे 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 ऐसे खींच लिया जाए, ऐसे खींच, कोई भी खींच लिया जाए, ठीक। तो ये त्रिज्या होता है, आपको पता होगा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये दर्पण का, ये हमने गोला बनाया था, डॉटेड लाइन करके गोला बनाया था, इसका सेंटर ये था, केंद्र ये था, तो इसको हमने बोला वक्रता केंद्र, ठीक है, इसको हमने बोला वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से लेके जो ये दर्पण है, यहाँ जो ध्रुव है, यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलेंगे, यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे, यानी C से P तक को त्रिज्या बोलेंगे।
तो त्रिज्या बोलेंगे, किसका त्रिज्या बोलेंगे? इस दर्पण का त्रिज्या बोलेंगे। तो इस दर्पण को हम क्या बोल रहे हैं? वक्र बोल रहे हैं, यानी वक्र। तो इसलिए इसको यहाँ से सी से पी तक को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो वही हमने लिख दिया है, सी से पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं शुरू में इस सेंटर को वक्रता त्रिज्या बोल दिया था, इसको सुधार लीजिए। ये सेंटर केंद्र है, तो इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलेंगे, यानी वक्र का केंद्र बोलेंगे। ठीक है, यानी दर्पण का केंद्र बोलेंगे। आप कोई भी भाषा यूज करिए, आपको समझ में आना चाहिए। हम कह रहे हैं दर्पण का केंद्र है, या हम कह रहे हैं इस वक्र का केंद्र है, हम कह रहे हैं इस वक्रता का केंद्र है। ठीक है, या सी से पी तक की दूरी को हम त्रिज्या बोल रहे हैं, दर्पण की त्रिज्या बोल रहे हैं, या वक्रता त्रिज्या बोल रहे हैं। आप जो आपको आसान लगे वो आप समझ जाइए। आप देखिए, मैंने आपको ये गोला बना के भी दिखा दिया था। अच्छा, अब मुख्य फोकस क्या होता है इसका? तो सी से पी को मिलाने वाली जो लाइन है, यानी जो ध्रुव है, ये ध्रुव है, ध्रुव से सी को मिलाने वाली जो रेखा एक खींची जाए, वो रेखा हमारा मुख्य अक्ष कहलाएगा। देखिए वही चीज़ हम लिख दिए, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो ये ध्रुव हमारा है, केंद्र हमारा ये है, तो इसको जो लाइन हम खींच रहे हैं, यहाँ तक खींच दिया लाइन, तो ये जो लाइन है जो पोल और केंद्र को मिला रहा है, यही हमारा कहलाएगा दर्पण का मुख्य फोकस अक्ष। हाँ, यानी मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक है, यही मुख्य अक्ष कहलाएगा। समझ गए आप? तो अब ये हम समझ गए। अब हम समझते हैं क्या? फोकस। फोकस समझते हैं, फोकस क्या है, फोकस समझते हैं। ठीक है, तो फोकस कहाँ होगा? तो फोकस जो होगा कि एक मिनट यहाँ से, हाँ, मान लीजिए कोई वस्तु रखा है या नहीं रखा, जो भी छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर लाइट डालने पर, ये हम लाइट डाल दिया, देखिए ये मुख्य अक्ष हमारा है, इसी के समांतर हम लाइट डालें, ये लाइट डालें। अब ये परावर्तक पृष्ठ पे आया। अब परावर्तक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन होने के बाद ये आएगा यहाँ से। ठीक है, कोई भी लाइट, मान लीजिए हमें नीचे से डाल रहे हैं, ये नीचे से डाल दिए, तो यहाँ से जा रहा है। तो ये जहाँ से जा रहा है, ये देखो समांतर डाले, समांतर डाले, परावर्तन होने के बाद जिस रास्ते से जा रहा है और जिस रास्ते से, जिस बिंदु पे ये मुख्य अक्ष को काट रहा है, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काट रहा है, वो हमारा कहलाता है फोकस। वो हमारा कहलाता है फोकस। समझ गए? समांतर लाइट हमें डाला, परावर्तन हुआ, यह इधर गया, समांतर लाइट डाला, परावर्तन हुआ, इधर जा रहा है। कितनी भी लाइट डाल दीजिए, वो यहीं से जाएगा। तो जिस मुख्य अक्ष पर, जिस बिंदु पर काट रहा है, जिस बिंदु पर मिल रहा है ये परावर्तन के बाद लाइन, वो हमारा फोकस कहलाएगा। समझ गए? तो जब ये फोकस है तो इसको कहेंगे वक्रता फोकस। ठीक है, इसको कहेंगे वक्रता फोकस, या दर्पण का फोकस, या वक्र का फोकस। देख लीजिए, हम कई नाम ले रहे हैं, आप जो आपको अच्छा लगे, वो जैसे आपको याद हो जाए वो आप याद करिए। ठीक है, अब ये फोकस से लेके पोल, फोकस से लेके पोल तक की दूरी, मतलब यहाँ से, यानी मैं यहाँ लिख दूँ, यफ से पी तक की दूरी, पी तक की दूरी क्या कहलाएगी? यफ से पी तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस दूरी कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। ठीक है, यानी यफ से पी तक की दूरी क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाएगा। ठीक, समझ गए? अच्छा, अब इतना चीज़ हो गया। आपने क्या क्या जान लिया? आपने जान लिया पोल, आपने जान लिया केंद्र, आपने जान लिया त्रिज्या, आपने जान लिया फोकस, आपने जान लिया फोकस दूरी। ठीक, अब एक चीज़ बचता है, दर्पण का द्वारक, यानी अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक वो होता है, ये जो वक्र हमारा कटा है, जो दर्पण हमारा कटा है, तो यहाँ जो M1 से लेके M2 तक की जितनी भी हमारा वक्र है, जितनी भी दूरी है, जितना भी हमारा, मतलब ऐसे कह सकते हैं, जितना लंबा हमारा परावर्तक तल है, यानी परावर्तक तल का जो भी व्यास है, वो हमारा कहलाएगा दर्पण का द्वारक। यानी M1 से M2 की दूरी ही दर्पण का द्वारक कहलाएगा। समझ गए? ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से आप सीख जाएंगे, आसानी से सीख जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं M1 M2, ये क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है, दर्पण का द्वारक कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? तो अब
ये समझ गए, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हो, ये फोकस आपको समझ में आ गया, सारी चीज़ समझ में आ गई। अब आपको हम समझाएंगे कि लाइट का, प्रकाश का परावर्तन होने के नियम, वो परावर्तन होने के बाद क्या नेचर अपनाएंगे, क्या पाथ अपनाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, वो हम बताएंगे। ठीक है, वो हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को देखा। ठीक है, अगर आपने हमारे वीडियो को देखा है तो अगर पसंद आया है, अगर मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, अगर आपको औरों के अपेक्षा या आपको किताब की अपेक्षा कुछ अच्छा यहाँ मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास बहुत ही तेज़ी से पहुंच जाए नोटिफिकेशन, ताकि आपको हमारा वीडियो प्राप्त करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, प्रकाश के ही, जो कि प्रकाश का चलने का पाथ हम बताएंगे। जो नियम, वो अगर वो नियम आप नहीं जान पाएंगे तो आप जो प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वो आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।